हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड राजस्थान। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑलिव बोर्ड राजस्थान पर। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक स्पेशल सीरीज़ आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की, जिसके अंदर हमने क्लास 9 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। क्लास 9 की जो आरबीएससी बोर्ड की किताब है, जो बुक है उनकी, उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया। चैप्टर 1 में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, जिसके अंदर हम मतलब कि जो हिस्ट्री है राजस्थान की, उसका एक जनरल प्रोग्रेस कैसे होता है, किस तरीके से राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का नाम पड़ा, किस तरीके से राजस्थान का नामकरण हुआ, अलग अलग जो लोकेशंस रही राजस्थान में, क्या उनके जो है प्राचीन नाम थे, क्या उनके एंशंट टर्मिनोलॉजीज़ या नेम्स उसके लिए यूज़ किए जाते थे, वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम करेंगे बात क्लास 9 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम राजस्थान में एंशंट सिविलाइजेशंस, जो राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम पेपर जो कि आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड जो करवाता है, राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी अगर एग्ज़ाम करवाया जाता है, हर सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब हम बात करते हैं राजस्थान की एंशंट हिस्ट्री की, यही एक टॉपिक है जहाँ से टाइम एंड अगेन बार बार जो है क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रिसेंट टाइम में भी अगर पेपर्स थोड़े चेक करें, अगर आप आरएस प्रीलिम्स का पेपर चेक करें, अगर आप कॉलेज लेक्चरर वाला पेपर चेक करें, या फिर जो भी एग्ज़ाम्स अभी एसआई वाले जितने भी पेपर्स लिए गए हैं, उन सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशंट सिविलाइजेशंस या फिर राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं। अगर आप देखें, थोड़े अगर हाई लेवल के एग्जाम्स अगर आप टारगेट करें, तो वहाँ पे बहुत ही डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अगर आप रिसेंटली ही आरएस प्रीलिम्स का जो 2021 का पेपर लिया गया अभी, उसी में अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में जाके स्टेटमेंट फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा है आहड़ सिविलाइजेशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही डिटेल्ड में जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही डिटेल में एक एक फैक्ट जो इसमें दे रखा है, उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। जो हमारी बुक है आरबीएससी की, वो क्या बोलती है इसके बारे में, तो इन्होंने बताया कि हमारे राजस्थान में पहली चीज़ तो यहाँ पे जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से बच्चे नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हिस्ट्री किस तरीके से मूव करी, या फिर जो एजेस आई, तो आप पहले ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले स्टोन एज आता है। ठीक है, तो स्टोन एज जो आता है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि सबसे पहले जो है पाषाण कालीन, हम जो एक एज आया था पाषाण कालीन माने आप उसे, या स्टोन एज माने। उस स्टोन एज के बाद आप देखते हैं कि कॉपर एज आया था, एंड कॉपर एज के बाद जो है आयरन एज। तो जब हम साइट्स कवर करते हुए चलते हैं राजस्थान के अंदर, ये जब प्राचीन सभ्यताएं हम देखेंगे, तो इनको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि स्टोन एज में कौन कौन सी साइट्स रही थी, कॉपर एज में कौन कौन सी साइट्स रही थी, और आयरन एज के अंदर कौन कौन सी साइट्स रही थी। इसी तरीके से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एंड उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टोन एज की साइट्स है, इनमें से कौन सी कॉपर एज की साइट्स है, या फिर कौन सी आयरन एज की, या फिर लोह युगीन की साइट्स है। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है, उसमें पूछ लिया जाता है आपसे, फर्स्ट टाइप हमने देखा क्वेश्चन किस तरीके का बनता है कि आपको क्वेश्चन मतलब आपको एक कौन सी एज की वो साइट है वो पूछ लिया जाता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है, वो पूछा जाता है आपको कि आपको एक साइट बता दी जाएगी, आपको बताना होगा कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसको जो है उसका एक्सकेवेशन किसने करवाया है या फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वहाँ से कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस मिले, क्या स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ से मिली है, किस तरीके के जो है अवशेष यहाँ से मिले हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें क्लास 9th वाली किताब में क्या जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, काफ़ी जनरल चीज़ें या जनरल बातें इसके अंदर की गई है, काफ़ी डिटेल में जाके इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया गया है। ओके, तो हम इसे जो बुक में डिस्कस किया गया है उसी चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, ताकि आपका जो फाउंडेशनल लेवल है, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप हो जाए। फिर जब हम फर्दर हायर लेवल्स पे जाते हैं, तब आपको बहुत सारे और कुछ फैक्ट्स जो है यहाँ से कवर अप करने होते हैं। फिर हम बात करें
फिर से हमारी इसी बात पे डिस्कशन करते हैं कि जो एज, जब हम बात करते हैं जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि सबसे पहले स्टोन एज आया, फिर कॉपर एज आया, आयरन एज आया, एंड इसी तरीके से हम कुछ साइट्स जो है कवर करते हुए चलेंगे। फिर एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जब टाइमलाइन इस तरीके से मूव किया, स्टोन एज के अंदर भी 3 जो है टाइम पीरियड आते हैं। एक हम जिसे पैलियोलिथिक बोलते हैं, मतलब कि जो एक पुराना, जिसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो स्टोन एज को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक आता है पैलियोलिथिक, एक आता है आपका मेसोलिथिक, और एक आता है आपका नियोलिथिक, ठीक है। लिथिक मतलब होता है स्टोन, लिथिक मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब आप मान ले पहले वाला, पुराना वाला। फिर उसके बाद मेसो मतलब कि मिडिल एज ऐसा कुछ आया होगा, नियो मतलब कि नया वाला। सो पैलियोलिथिक एज आता है, फिर मेसोलिथिक एज आता है, फिर नियोलिथिक एज आता है। उसके बाद एक एज आई थी जब कॉपर यूज़ किया गया था, उसके बाद एक एज आई जब आयरन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था। सो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रहा हमारा हिस्ट्री के लिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं प्राचीन सभ्यताएं के बारे में, राजस्थान के अंदर इन्होंने सबसे पहला जो आपका जो हमारा जो चैप्टर है, जो प्राचीन सभ्यता पे उन्होंने क्या इस चीज़ के बारे में बात की है। तो देखिए, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे कुछ एंशंट स्टोन एज सिविलाइजेशंस थी। पैलियोलिथिक जो एजेस, जो पैलियोलिथिक एज रहा, तो मैंने आपको बताया कि स्टोन एज को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बताया कि पैलियोलिथिक की कौन कौन सी स्टोन एज सिविलाइजेशन, एंशंट स्टोन एज सिविलाइजेशंस कहाँ कहाँ मिली हमारे राजस्थान के अंदर। तो उन्होंने बताया है कि इसके अवशेष अजमेर से, अलवर से, चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से, जयपुर, जालोर और पाली और टोंक, इन कुछ क्षेत्रों से जो है आप देखते हैं कि बहुत ये जो स्टोन एज सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स या फिर एविडेंसेस जो है यहाँ से मिले हैं। कहाँ पे? अजमेर के अंदर, अलवर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली और टोंक, इन क्षेत्रों के आसपास, मतलब जो नदियाँ थी उसकी सहायक नदियाँ या मेन जो नदियाँ हैं, इनके आसपास ऐसे कुछ साइट्स मिले हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगा और जहाँ से क्वेश्चन बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, कि चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया गया कि ये क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। सो यहाँ से इन्होंने बोला है कि चित्तौड़ में, और एक और साइट देखेंगे आप लूनी नदी के पास में, ठीक है। तो ये 2 साइट्स इन्होंने बताई हैं कि ये एंशंट स्टोन एज की साइट्स थी, ठीक है। सो जो स्टोन एज रहा उसी की साइट्स थी, लेकिन यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर और लूनी के अंदर ये 2 ऐसी साइट्स रही थी जहाँ पे टूल्स मिले हैं, मतलब कि औजार, वेपन्स बोल लीजिए आप, औजार मिले हैं जो है स्टोन एज के अंदर। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कोई 2 साइट्स जहाँ से जो है औजार मिले हैं, ठीक है। सो स्टोन एज की ऐसी 2 साइट्स जहाँ से औजार की उपलब्धि बहुत अधिक मात्रा में हुई है, इतनी अधिक मात्रा में हुई है कि शायद ये एक बहुत ही बड़ा केंद्र था जहाँ से ये औजार वगैरह, जहाँ पे ये औजार वगैरह बनाए जाते थे। सो ये जो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे एक लूनी नदी है, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप ध्यान रखेंगे चित्तौड़। सो आपको ऐसे बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले जो है स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर साइट्स भी आपको कंफ्यूज किए करने वाले दे सकते हैं। सो आप ध्यान में रखेंगे चित्तौड़ और लूनी, ये 2 ऐसे रही। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि चित्तौड़ जो है मेवाड़ के अंदर आता था, मतलब कि सिर्फ याद रखने के कॉन्टेक्स्ट में इस टाइम पे मेवाड़ वगैरह ये चीज़ कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए कि महाराणा प्रताप और ये सब मेवाड़, चित्तौड़ और इससे रिलेट करते हुए कि औजार सबसे ज़्यादा वहीं पे बने होंगे, हथियार, औजार वगैरह यहाँ पे बने होंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिलेट करते हुए सिर्फ याद रखने के लिए हम इस तरीके से कुछ रिलेट करके, जब हम चीज़ों को रिलेट कर देते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है याद करना। सो चित्तौड़ और लूनी, ये 2 ऐसी साइट्स रहीं जहाँ पे स्टोन एज के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है यहाँ से टूल्स या फिर औजार मिले थे। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे कि हमने, जब हम बात करते हैं लूनी और चित्तौड़ की, यहाँ पे ये मेसोलिथिक साइट्स थी। तो मैंने आपको बताया कि स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में, पैलियो, मेसो और नियोलिथिक, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है पूर्व पाषाण कालीन होता है, एक जो है मध्य पाषाण कालीन होता है, और एक नवीन पाषाण युग होता है। सो ये जो साइट्स हैं लूनी और चित्तौड़ की जो हमने बात की, ये किस तरीके की हैं? मेसोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। किस तरीके की? मेसोलिथिक साइट्स हैं, मध्य पाषाण कालीन ये साइट्स रहीं। इसके बाद में हम देखते हैं कि नियोलिथिक वाली कौन सी साइट्स रहीं।
लूनी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, या फिर आप बोलिए चित्तौड़ के पास में जो बेड़च और ये सारी नदियां हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है आपके मेसोलिथिक वाली साइट्स रही। एंड जब हम नियोलिथिक वाली बात करते हैं, जिसे हम नवीन पाषाणकालीन भी बोल सकते हैं, ये अगेन दो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बागोर और तिलवाड़ा। ठीक है, बागोर और तिलवाड़ा। तो ये जो दो साइट्स हैं, एक बागोर जो आपके भीलवाड़ा के अंदर है एंड तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर के अंदर है, ये दो जो है आपके नियोलिथिक साइट्स हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इनमें से स्टोन एज वाली साइट्स कौन कौन सी हैं। स्टोन एज वाली हम देखेंगे अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक, जो चित्तौड़गढ़ और लूनी पड़ी वो भी, एंड साथ में आप देखेंगे बागोर एंड तिलवाड़ा, ये सब स्टोन एज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टोन एज में पैलियोलिथिक कौन सा है, सो फर्स्ट जो हमने नाम पढ़े थे अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी साइट्स जो कुछ मेसोलिथिक एज में थी, मध्य पाषाणकालीन एज के अंदर थी, मध्य पाषाणकालीन थी, एंड जहाँ से औजार वगैरह भारी मात्रा मतलब कि काफ़ी अच्छी मात्रा में मिले हैं, तो वो चित्तौड़गढ़ और लूनी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए नियोलिथिक साइट्स बताएं, नवीन पाषाणकालीन साइट्स बताओ, बागोर और तिलवाड़ा, ये सारी स्टोन एज थी। स्टोन एज में भी हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। बागोर एंड तिलवाड़ा हो जाती है आपके नियोलिथिक साइट्स। बागोर कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, एंड तिलवाड़ा अगर हम देखेंगे कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ जो है स्टोन एज सिविलाइजेशन, नवीन पाषाणकालीन साइट्स वगैरह रहीं। फिर इन्होंने कुछ और भी साइट्स बताई हैं नवीन पाषाणकालीन के अंदर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बट क्वेश्चन पूछे जाने के जो साइट जो चांसेस रहते हैं वो यहीं से टाइम एंड अगेन बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बागोर और तिलवाड़ा से नियोलिथिक। हर साइट को हम याद भी नहीं कर सकते, जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट लगती है उन्हीं को ही हमें याद करना चाहिए। सो यहाँ पे 2 साइट आप ध्यान में रखेंगे, बागोर और तिलवाड़ा। फिर हमने बात की कि आयरन एज मतलब कि आपका सॉरी जो स्टोन एज है वो ख़त्म हो जाता है, एंड फिर उसके बाद आता है कॉपर एज। सो अब जो है स्टोन एज से आगे अब कॉपर एज पे आ गए, उनको मतलब मेटल्स वगैरह, धातुओं और इन सब का ज्ञान हुआ कि मेटल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो इसीलिए कॉपर एज आया। सो कॉपर एज जब आता है तो इनके आसपास हम देखेंगे कॉपर एज की कौन कौन सी साइट्स हैं। ठीक है, तो कॉपर एज के अंदर हम देखते हैं कि कालीबंगा वगैरह ये सब जो है यहाँ पे कॉपर एज वगैरह की साइट्स आती है। सो इस तरीके से जब इन्होंने इसके बारे में कि कौन कौन सी कॉपर एज की साइट्स है, कौन कौन सी आयरन एज की साइट्स है, बिल्कुल एंड ऑफ द जो टॉपिक है वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो तभी हम उसको एकदम सीरीज़ में ही जिस तरीके से इन्होंने बुक में डिस्कस किया है उसी तरीके हम उसके बात करेंगे। सो अभी हमने स्टोन एज की साइट्स देखी। अब उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ जो सिविलाइजेशंस हैं, कुछ जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में बात की है। उनको हम डिटेल में बात करते हैं उनके बारे में, बिकॉज इनसे ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जब हम स्टोन एज वगैरह के बारे में बात करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। अब जब हम बात कर रहे हैं एक एक साइट की, कुछ 3 इन्होंने साइट्स मेजरली डिस्कस की है। एक इन्होंने बात की है कालीबंगा के बारे में, एक आहड़ के बारे में, और एक इन्होंने जो है बैराट के बारे में बात की है। तो ये 3 साइट्स हैं जिनको हमको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना होगा कि इस एक एक साइट से क्या क्या चीज़ें जो हैं मिली हैं। तो पहले हम बात करते हैं कालीबंगा की। सो पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि पूछ लेते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये जो है कहाँ पे है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये जो कालीबंगा है, पहली चीज़ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट थी। जो हड़प्पन सिंधु घाटी सभ्यता है उसी का एक हिस्सा आप मान सकते हैं उसको। सो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड रहा वो ही कालीबंगा का टाइम पीरियड रहता है। सो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। देन यहाँ पे ऐसा इस जिले के अंदर जो है सरस्वती और जो है दृशद्वती नदी के तट पर ये बसा हुआ था हनुमानगढ़। ये जो है माइथोलॉजिकल रिवर्स है। ठीक है, तो अभी सरस्वती और मान इनके अवशेष अभी हम मान सकते हैं। ठीक है, फिर अभी हम मानते हैं कि यहाँ पे जो है घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वहाँ पे ये साइट्स थी हनुमानगढ़ जिले के अंदर। सो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा जो राजस्थान है बिल्कुल उसके नदर्न टिप पे हम देखते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे राजस्थान के, एक है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। ठीक है, सो यहाँ पे जो हनुमानगढ़ है यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालीबंगा जो साइट है वो मिली। देन यहाँ पे बोला कि हनुमानगढ़ जो ये जो
जिला है सरस्वती और जो दृष्टवती नदियाँ, ये माइथोलॉजिकल रिवर्स हैं, ठीक है। आज मतलब इनके सिर्फ ऐसा माना जाता है कि ये नदियाँ यहाँ से बहा करती थी, मतलब इनका अपवाह क्षेत्र था ये। सो इस जो नदियों के तट पर ये बसा हुआ है। देन इन्होंने बताया कि ये जो कालीबंगा था ये एक नगर योजना थी। नगर योजना मतलब कि एक सिटी तरीके की योजना थी, एक नगर योजना थी, जहाँ पे पूरी एक प्लान्ड सिटी जिसे आप बोल सकते हो, अच्छी तरीके से प्लान किया गया था कि किस तरीके से जो घर बनाए जाएंगे, कहाँ पे घर होगा, कहाँ पे जो है पब्लिक के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी, कहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा जो जो चीज़ें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि किस तरीके से काफ़ी जो है सिविलाइज्ड लोग थे, पूरी एक प्रॉपर प्लान्ड सिटी थी, उसी तरीके से कालीबंगा भी एक प्रॉपरली प्लान्ड सिटी थी। अगर हम बात करें इस टॉपिक का, तो इस टॉपिक की एक अलग से इम्पॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे आरएस मेंस का जो क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उसमें हमेशा एक साइट आपको दे दिया जाता है ना, आपको उस साइट को डिस्क्राइब करना होता है। सो अगेन ये टॉपिक आरएस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक साइट का नाम दिया जाता है और आपको डिटेल में उसके बारे में बताना होता है। सो और इनफैक्ट कालीबंगा पे क्वेश्चन पहले बना मतलब जो आरएस मेंस है उसमें ऑलरेडी पूछे जा चुका है कालीबंगा के बारे में। नगर योजना थी, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कि ये 2 टीले यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। सो यहाँ से 2 टीले मिले हैं, बल्कि अगर हम बात करें कि ये जो साइट्स रहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह देखते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके से जो पूरी सिटी है वो 2 मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करती थी। पूर्वी टीला नगर टीला है, मतलब कि जो ईस्टर्न वाला था, ठीक है, जो पूर्वी टीला है, जो ईस्टर्न वाला है पार्ट जो होता था सिटी का, वो तो नगर टीला था, मतलब कि वहाँ पे जो है साधारण बस्ती थी, मतलब कि वहाँ पे लोग वगैरह रहते थे, जो नॉर्मल जो सिविलियंस है, सिटीजन्स है, वो रहते थे। फिर जो पश्चिमी टीला जो है, जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, जो दुर्ग टीला है, जिसको दुर्ग टीले बोले गए हैं, या फिर एक ऐसा एलिवेटेड पार्ट था जो कि दुर्ग या फिर एक फोर्ट की तरह बना हुआ था, उसको सिटाडेल बोलते थे, ठीक है। सो दोनों टीलों के चारों ओर जो है फिर एक जो है यहाँ पे एक पूरा जो परकोटा बोल लीजिए या फिर सुरक्षा प्राचीर, ये बनी हुई थी। सो इस तरीके की कुछ बात की गई है कि ऐसा करके कुछ एक सिटाडेल हुआ करता था और बाकी जो लोग हैं वो नॉर्मल इस तरीके से रहते थे। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स से, या फिर आप बोल लीजिए कालीबंगा की साइड्स से। सो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आप ध्यान में रखेंगे कि जो पूर्वी वाला हिस्सा था वो नगर टीला था, पश्चिमी वाला जो हिस्सा था वहाँ पे दुर्ग टीले बने हुए थे ना। दोनों टीलों के चारों ओर जो है एक परकोटा या फिर एक जो है सुरक्षा के लिए भी एक दीवार वगैरह बनाई गई हुई थी ना। इसको अभी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कालीबंगा जो साइट रही वहाँ से भी 2 टाइप की जो है यहाँ पे अलग अलग टाइम पे खुदाई की गई, एक्सकेवेशन किया गया। एक पूर्व हड़प्पा कालीन हो जाएगा, मतलब कि हड़प्पा से पहले की कुछ चीज़ें मिली है, एंड जो कुछ जो है हड़प्पा के बाद में मिली है। एक हड़प्पा कालीन है, एक जो है पूर्व हड़प्पा कालीन है, ठीक है। सो जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स मिले हैं और एक जो है हड़प्पा कालीन के कुछ साइट्स मिले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि थोड़ा एक्सेप्शनल है। इन्हीं तरीके के फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जब एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमें कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। ऐसा नहीं है। आप ध्यान में रखेंगे कि पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन दोनों ही टाइप के एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। तो जब हम बात करते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन के जो एविडेंसेस या फिर अवशेष जो यहाँ से मिले हैं, कि यहाँ पे जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो कि संसार में सबसे प्राचीनतम थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर इन्होंने बताया कि पत्थर के अभाव के कारण यह जो दीवारें हैं कच्ची ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था इनकी जो दीवारें वगैरह थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो है व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन, नगर की सफाई असाधारण, मतलब कि जो चीज़ हम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, ये इन लोगों ने हज़ारों साल पहले कर ली थी, कि सार्वजनिक नालियाँ वगैरह बनी हुई थी, और जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम था प्रॉपरली प्लान्ड था। मिट्टी के बर्तन वगैरह थे कूड़ा डालने के लिए, ठीक है। सो कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ पे थे। नगर की सफाई अच्छी तरीके से मेंटेन की जाती थी। देन यहाँ घग्गर नदी बहती थी, इसके बारे में हमने पहले ही
ही बात कर ली कि जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो तो सरस्वती और दृष्टवती नदी के अपवाह क्षेत्र में था, लेकिन नदी कौन सी आप ध्यान में रखोगे, घग्गर नदी। ठीक है, फिर जो प्राचीनतन काल में सरस्वती नाम से थी शायद, तो इस तरीके से अभी कंप्लीटली प्रूफ नहीं, लेकिन माना जाता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नाम से जानी जाती थी, लेकिन घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र में ये जो है, अगर आपसे नदी पूछ ली जाए तो घग्गर नदी आप ध्यान में रखेंगे, जिसकी तट पे जो है ये लोकेटेड था। ना यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में जो है अग्नि वेदियाँ के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि जो कुछ ऐसी साइट्स मिली है जहाँ पे यज्ञ वगैरह किए जाते थे, तो अग्नि वेदियों के साक्ष्य वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। तो अगर आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है कि कुछ धार्मिक लोग थे ये एंड यज्ञ वगैरह करते थे, अग्नि वेदियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप ध्यान में रखेंगे जी प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, फिर आप ध्यान में एक और चीज़ रखेंगे, यहाँ पे जो है मिट्टी के बर्तन मोहरों पर जो, अब यहाँ पे जो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ सील्स मिली है यहाँ पे, क्योंकि मोहर वगैरह जो यहाँ से प्राप्त हुई है, यहाँ पे सैंधव लिपि में जो है चीज़ें लिखी गई है। अब ये जो सैंधव लिपि है आज तक डेसिफर मतलब इसको पढ़ा नहीं गया है कि मतलब कि कौन सी लिपि थी, क्या इनकी भाषा थी, वो आज तक मतलब उसको डेसिफर या फिर डिकोड नहीं कर पाए कि ये सैंधव लिपि किस तरीके, मतलब क्या उनका एक्चुअल बोलने का मतलब था, वो आज तक डेसिफर नहीं हो पाया है। सो वो सैंधव लिपि, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी लिपि में ये लिखते थे, सैंधव लिपि में जो है एविडेंसेस मिले या फिर सैंधव लिपि जो है ये लोग यूज़ करते थे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी। फिर हम देखते हैं कि ईंटों की नालियाँ, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली, और ताम्र से बने कृषि और कई औजार भी यहाँ पे आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। यहाँ पे जो है कृषि के बहुत सारे औजार वगैरह मिले हैं। ठीक है, और कौन से, ताम्र से, कॉपर एज से, इसीलिए हमने कॉपर एज पे आके इसको छोड़ दिया, बिकॉज हमने देखा था स्टोन एज की हमने साइट्स पढ़ी, फिर हमने देखा था कि कुछ अब हम जो साइट्स पढ़ेंगे वो कॉपर और आयरन एज में आएगी। सो अब ये कॉपर एज की ही कंटेम्प्रेरी चल रहा है, जहाँ पे जो है ताम्र से बने कृषि के कई औजार वगैरह मिले हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसकी जो ये जो साइट है किस तरीके से ख़त्म होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ लोग बोलते हैं भूकंप आया था, कुछ लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, सूखा नदी, कुछ बोलते हैं कि आर्यंस की एंट्री हुई और उसकी उन्होंने ये सब कुछ तबाह कर दिया। सो वो जो है अलग अलग इसके ऊपर मत या फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वो एक अलग डिस्कशन रहता है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी थी, हमारी किताब जो बोलती है आरबीएससी बोर्ड की, वो हमने देखा है यहाँ पे क्या क्या इन्होंने इसके बारे में बात कही है। नेक्स्ट जो हम साइट कवर करते हैं वो है आहड़ सिविलाइजेशन। अब ये जो आहड़ सिविलाइजेशन है ये वर्तमान उदयपुर ज़िले के अंदर है। तो पहली चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये आहड़ सिविलाइजेशन है कौन सी, नदी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आहड़ सिविलाइजेशन ये आपके जो है मेवाड़ वाला रीजन राजस्थान के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आहड़ सिविलाइजेशन है, यहाँ पे बालाथल है, यहाँ पे गिलुंड है, यहाँ पे ओझियाना है, एंड ये पूरी एक नदी यहाँ से जो निकल रही है, बनास रिवर यहाँ से जो है निकल रही है। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे बनास रिवर है, और बनास ये जो नदी है इसी के ही आसपास 3-4 साइट्स हैं। कौन कौन सी, एक ओझियाना है जो कि आपके प्रेजेंट डे भीलवाड़ा के अंदर है, गिलोंड आती है आपके राजसमंद के अंदर, ये बालाथल हो गया उदयपुर ही, एंड ये आहड़ हो गया। ठीक है, सो आहड़, बालाथल, गिलोंड एंड ओझियाना, तो ऐसे करके कुछ 4 साइट्स हैं जो कि बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र था उसके जो है बिल्कुल समीप आपको ये 3-4 साइट्स मिलती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं आहड़ सिविलाइजेशन, जिसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात की है। तो पहली चीज़ इन्होंने बताया है कि ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ये जो साइट थी आहड़, ये भी बनास नदी सभ्यता का ही प्रमुख भाग थी। तो जब हम बनास नदी की सभ्यताएं पढ़ती हैं तो हम 3-4 हमने देख ली है, गिलुंड है, ओझियाना है, बालाथल है, आहड़ है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, बिकॉज आपकी इसके अंदर किताब में दे रखा है इन्होंने। तो ये कुछ जो 3-4 साइट्स हैं, ये कौन सी, मतलब कि आहड़ सिविलाइजेशन जो है, या फिर जो हमने देखी ओझियाना है, बालाथल है, ये जो साइट्स हैं आपके बनास नदी के समीप है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बनास नदी की जो सभ्यता है उसमें 3-4 छोटी छोटी और एक बड़ी आहड़ सिविलाइजेशन की साइट आती है।
तो आपको इन सब के नाम ध्यान में रखने होंगे। फिर हम देखते हैं कि ये जो है ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि इसको कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका नाम क्या था? कॉपर सिटी, ताम्रवती नगरी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भारी जो हम बोलते हैं कि मेजॉरिटी में जो है कॉपर के जो है यहाँ से टूल्स, कॉपर की बहुत सारे वेपन्स, टूल्स वगैरह चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो ताम्रवती नगरी से प्रसिद्ध था, धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो इसी आहड़ के अंदर इनको एक गांव जो है मिला था, दैट इज़ धूलकोट, जब एक्सकवेशन किया गया। और इस धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ वगैरह मिली है। पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें मिली है। यहाँ पे याद रखने लायक चीज़ आप जो ध्यान में रखेंगे कि आहड़ के अंदर धूलकोट, ठीक है, आहड़ के इन्होंने बोला है आहड़ के अंदर ही 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से एक तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तो पूछ लिया जाएगा तांबे की कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली है, लोहे के औजार वगैरह कहाँ से मिले हैं, धूलकोट किसका हिस्सा था, धूलकोट कहाँ पे मिला है, धूलकोट गांव किसके अंदर था, आहड़ सिविलाइजेशन, आहड़ सभ्यता के अंडर है। ठीक है, फिर ये जो है तांबे की कुछ खान वगैरह थी, माइंसेस उनके पास में ही था, इसी वजह से कॉपर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। फिर एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखने लायक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ऑलरेडी आरपीएससी बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि यहाँ पे एक मकान के अंदर 4 से 6 बड़े चूल्हों का जो है जो मिले हैं यहाँ से, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। तो मे बी कि यहाँ पे जो है सामूहिक भोजन या फिर वृहद जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, सामूहिक भोजन वगैरह इस तरीके की कुछ व्यवस्था थी। तो यहाँ से एविडेंसेस कौन से, एक मकान में जो है 4 से 6 बड़े चूल्हों का जो है यहाँ पे जो है कुछ एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। तो शायद ये लोग सामूहिक भोजन और इन सब की व्यवस्था रखते थे। देन यहाँ तृतीय ईसा पूर्वी से प्रथम ईसा पूर्वी की यूनानी मुद्राएं, ठीक है, तो जो है कुछ ग्रीक यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। अगर अब यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है, मतलब कि इससे एक मैसेज किया जाता है कि ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। ठीक है, जो विदेशी बाजार है वहाँ पे से भी इनके व्यापार के जो है रिलेशंस थे। तो इनका जो ट्रेड रिलेशंस इंटरनेशनल लेवल तक थे। अगर यूनानी मुद्राएं मिली है, ग्रीक कुछ मुद्राएं मिली है, डेफिनेटली मतलब कि यहाँ पे जो है इनके ट्रेड हुआ करता था फ्रॉम कंट्रीज़ अपार्ट। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे, हो सकता है हमसे पूछ लें, बिकॉज अगर अब अभी आप देखेंगे रिसेंटली जो एक पेपर लिया गया आरएस प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आहड़ सिविलाइजेशन की, इन लोगों को जो है चावल उगाने की या फिर चावल जो है चावल के कल्टीवेशन की इनको नॉलेज थी या नहीं थी। इस तरीके से एक स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। सो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। फिर इस बनास सभ्यता की व्यापक, और अब इसी ये जो बनास सभ्यता है, बिकॉज हमने देखा बनास नदी, हमने देखा मैप के अंदर कि किस तरीके से बनास नदी एंड इसी के कुछ 3-4 साइट्स, ओजियाना, गिलुंड, बालाथल और आहड़, ये सब बनास नदी की हैं। ठीक है, तो बनास सभ्यता का व्यापक और मतलब कि इनके और जो विस्तार है और इनके साइट्स कहाँ कहाँ पे, गिलुंड के अंदर है, बागोर के अंदर है और अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित होता है। बागोर आपके भीलवाड़ा के अंदर आता है। फिर हम देखते हैं ये जो साइट है आहड़ सिविलाइजेशन का ही, ये जो आहड़ सभ्यता थी, इन्हीं के जो है कुछ संपर्क था नवदा, टोली, हड़प्पा, जो नागदा है, एरन, कायथा, इन सब भागों से भी इनके कुछ रिलेशंस थे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे मिली है वो की वो चीज़ें यहाँ पे भी मिली है, तो इस तरीके से ही बोलते हैं कि इनका भी आपस में कुछ रिलेशन था। फिर अगली जो साइट जिसके बारे में बात की गई है वो है बैराट। अब जो बैराट है, पहली चीज़ आप डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कौन सा है, जयपुर ज़िले के अंदर है। महाभारत कालीन, अब ये एक ऐसी साइट है जहाँ से आपको महाभारत के टाइम के भी कुछ एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं, जनपद के टाइम पे भी यहाँ पे रहा, बुद्धिज़्म के भी आपको यहाँ पे एविडेंसेस मिल जाते हैं, मुगल्स के टाइम के भी यहाँ पे एविडेंसेस मिल जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आपसे आरएस मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है बैराट के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका जो एक इम्पॉर्टेंस रहती है। फिर जब हम थोड़ा मिडीवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो मध्यकालीन हिस्ट्री रही, उसके अंदर भी इसका एक इम्पॉर्टेंस रहता है। सो ये एक ऐसी साइट रही जहाँ से आपको जो है प्री हिस्ट्री के जो चीज़ें रहती है, महाभारत कालीन माइथोलॉजिकल
वो वाली एविडेंसेस भी कुछ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट रही है ये। एंड एक और आप चीज़ ध्यान में रखेंगे कि मौर्य युगीन अवशेष तो यहाँ से मिले ही हैं बुद्धिज़्म वगैरह से, और जो मुगल्स वगैरह हैं उनकी भी कुछ जो है यहाँ से जो है आर्किटेक्चर और जो है स्थापत्य वगैरह चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। सो जयपुर जिले के अंदर है महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी था ये, एक मत्स्य जनपद। हमने देखा था हमारे यहाँ पे बहुत सारे कुछ 3-4 जनपद हुए थे, ठीक है, सूरसेन जनपद हुआ, मत्स्य जनपद हुआ, शिविका नगरी जनपद हुआ। तो इस तरीके से हमने जनपद वगैरह कल हमारी जो प्रीवियस क्लास रही उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है उनके बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये मत्स्य जनपद की राजधानी था विराटनगर। तो ये बैराट विराटनगर ही है जो कि मत्स्य जनपद जो हुआ करता था भरतपुर के अंदर थोड़ा बहुत एंड अलवर के अंदर। सो ये जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी था विराटनगर, ठीक है। एंड यहाँ से जो है कुछ बुद्धिज़्म से रिलेटेड जब हम साइट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जो साइट्स मिली है, एक है बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और मोती डूंगरी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि 3 जो पहाड़ियाँ हैं, बीजक की डूंगरी, भीम की और मोती डूंगरी, ये कहाँ से, ये जो पुरातात्विक पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे है, विराटनगर के अंदर है। अब ये जो बीजक की डूंगरी है इसका एक्सकेवेशन जो है किसने खोजा था, मतलब किसने इस साइट को देखा था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, कैप्टन बर्ट थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे एक कैप्टन बर्ट, इन्होंने किया था। बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाबरू शिलालेख जो है यहाँ से खोजा था। तो जो अशोका थे उनका जो है एक भाबरू शिलालेख इन्होंने खोजा था। किसने, तो कैप्टन बर्ट है, बीजक की डूंगरी है एंड भाबरू का शिलालेख है। तो आप इसको बी क्यूब से याद रख सकते हो, 3 बी यहाँ पे आ रहे हैं, कैप्टन बर्ट का बी आ रहा है, बीजक की डूंगरी का बी आ रहा है और एक भाबरू का शिलालेख जो है यहाँ से खोजा गया था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सो बीजक की डूंगरी, एक कैप्टन बर्ट और भाबरू का शिलालेख, ये 3 चीज़ें जो है एक साथ बी करके आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से कुछ रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि एक बौद्ध स्तूप भी मिला है, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य वगैरह यहाँ से मिले हैं। पूछ लें अगर आपसे कि कहाँ पे बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ के साक्ष्य वगैरह प्राप्त हुए हैं, बैराठ से हुए हैं, जो कि मौर्य युगीन मतलब कि मौर्य के टाइम के थे। तो ये हमने देखा बैराठ के बारे में इन्होंने क्या चीज़ें बात की है। देन अगला जो इन्होंने एक लास्ट पैराग्राफ जो है इसके अंदर इन्होंने बात किया है कि ये तो कुछ 3-4 मेजर साइट्स हमने देखे, उसके अलावा और कौन कौन सी साइट्स थी, अन्य प्रमुख केंद्र कौन से थे, अन्य जो है सभ्यताएं कौन सी थी। तो एक आप देखेंगे पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र जो है बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एनिमल रेयरिंग के जो एविडेंसेस हैं कि ये लोग जो है पशुपालन वगैरह करते थे पाषाण कालीन। फिर से आप स्टोन एज पे जाने की बात कर रहे हैं ये कि आप स्टोन एज जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन में स्टार्ट किया था। सो पाषाण कालीन सभ्यता के केंद्र जो है बागोर से, कहाँ से, भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराने एविडेंसेस स्टोन एज के अंदर एनिमल रेयरिंग किया जाता था, ये कहाँ से मिले हैं, बागोर से मिले हैं। पूरे भारत के अंदर सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम ये बोल रहे हैं साक्ष्य स्टोन एज के अंदर पशुपालन होता था, ये कहाँ से मिले हैं, बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर लास्ट में इन्होंने डिस्कशन को इस तरीके से ख़त्म किया है कि हमारे यहाँ पे कुछ कॉपर एज साइट्स ये थी और कुछ आयरन एज जो साइट्स ये थी। सो कॉपर एज साइट्स कौन सी है, गणेश्वर जो है ये आपके सीकर के अंदर है, कांतली नदी के ऊपर है, ठीक है। सो कांतली नदी पे है ये गणेश्वर। देन खेतड़ी हम बात करते हैं, खेतड़ी माइंस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना है भीलवाड़ा के अंदर, कुराड़ा है आपके नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये जो है कुछ कॉपर एज की साइट्स हैं जहाँ पे ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश में यूज़ किया गया है। गणेश्वर आप ध्यान में रखेंगे एक ऐसी साइट थी जहाँ पे 99.9% जो है कॉपर ये लोग यूज़ कर रहे थे, मतलब कि यहाँ इनको कॉपर स्मेल्टिंग वगैरह नहीं आता था, चीज़ों को मिक्स करना वगैरह नहीं आता था, मेटल्स को मिक्स करना। सो गणेश्वर एक ऐसा साइट था। सो गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओझियाना, खुराड़ा, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स रहीं कॉपर एज की। फिर यहाँ पे कुछ साइट्स इन्होंने बताई है जो कि सुनारी, इसवाल, जोधपुरा, रेड, ये जो है लोह युगीन थी, जो कि आयरन इनको यूज़ करना आ गया था, कॉपर के बाद आयरन एज आया था, आयरन ये लोग यूज़ करने लग गए थे। सो ये जो आयरन एज था इसकी कौन कौन सी साइट्स है, सुनारी, इसवाल, जोधपुरा, रेड। इसके लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं कि एक इसवाल नाम का आदमी है, ठीक है, उसको एक जो है
मूर्ति बनवानी है भगवान की, तो वो एक सोने की मूर्ति बनवाना जाता है कहाँ पे, जोधपुरा के अंदर। तो जोधपुरा पहली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जयपुर के अंदर है। बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि जोधपुरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। लोगों को लगता है जोधपुरा नाम है तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, नहीं, जोधपुरा कहाँ पे, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये जयपुर के अंदर जाता है। ईसवाल जो है जोधपुरा जयपुर के अंदर जाता है, क्योंकि सोने का सबसे ज़्यादा काम वगैरह वहीं होता है। ठीक है, ज्वेलरी कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। सो इसीलिए जो ईसवाल है ये एक मूर्ति बनवाने जो है कहाँ पे जाता है, जोधपुरा जयपुर के अंदर जाता है। सोने की मूर्ति बनवाना चाहता है और एक सुनारी के पास या एक सुनार के पास जाता है। अब ये जो सुनार है, उसकी जो वाइफ है सुनारी, वो उसको बोलती है कि हम थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेते हैं और हम इसको लोहे की मूर्ति बना के दे देते हैं। तो जब इस ईसवाल को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो वो बहुत गुस्सा करता है, रेड हो जाता है, मतलब कि वो रेड हो जाता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारा मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, तो वो रेड, रेड हम ध्यान रखेंगे, वैसे टोंक के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कोड बना के आप ध्यान में रख सकते हैं कि फिर जब उसको पता चलता है कि मैंने बनाने को सोने का दिया था बट इन्होंने लोहे की बना दी है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रेड हो जाता है गुस्से से। तो सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा और रेड, ये आयरन एज की कुछ साइट्स हो गई। तो इस कोड से आप कुछ याद रख सकते हैं। अगर आपको आयरन एज की साइट्स 3-4 याद रह गई तो आप इजीली एलिमिनेट करके कॉपर एज की साइट्स भी निकाल पाएंगे। सो सिर्फ आप आयरन एज की ध्यान में रख लीजिए। तो अगर आपके पास पूछ लिया जाए कि कौन सी कॉपर है कौन सी आयरन है, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर पाएंगे इस एक कोड के थ्रू। कॉपर एज साइट्स आप 3-4 रीडिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। एक चीज़ जो लास्ट इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी, एनिमल रेयरिंग के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पूरे भारत के अंदर कहाँ से मिले हैं, पाषाणकालीन स्टोन एज के अंदर बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी एंशंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें इन्होंने बात की है एंड काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपका यहाँ से मिस आउट होगा। ठीक है, तो ये कुछ रहा इस आज की क्लास के अंदर। आई होप आपको जो क्लास है वो पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑल ऑफ बोर्ड।